नमस्कार, 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। 2024 ज्यादा दूर नहीं है और ये जो दूरी है 2023 और 24 के बीच की, ये दूरी तय करनी है उन राजनीतिक दलों को जो तैयारियों में जुटे हुए हैं, जो आपको रिझाने का भी प्रयास करेंगे, लोक लुभावन वायदे भी करेंगे, एक दूसरे पर निशाना साधने की कोशिश करेंगे ताकि अपने आप को सही साबित किया जा सके। ये सब कुछ आप 2023 में तो देखेंगे, लेकिन 2024 में बयानों की गति बुलेट रफ्तार होने वाली है। 2023 से ही हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2024 की पिक्चर कैसे हो। चलिए शुरुआत करते हैं 24 की खबर की। सोमवार से संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हुई और शुरुआत होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला भाषण यहां पर जब दिया विशेष सत्र का, तो ये अंतिम भाषण था पुरानी संसद का। अब आप सोचेंगे विशेष सत्र का पहला भाषण और पुरानी संसद का अंतिम भाषण कैसे? क्योंकि विशेष सत्र वाकई में और खास होने वाला है, क्योंकि नई संसद में प्रवेश करेगा हमारा पूरा राजनीतिक एक फैमिली, जिसे हम कहते हैं, परिवार कहते हैं, वो भी, और पूरा देश भी नई संसद में जाने वाला है। हम नई संसद को देखेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी बातें कही हैं वो काफी अहम थी। 2024 से जोड़कर आप देख भी सकते हैं। सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के साथ इस सत्र में भाग ले, ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लोकसभा में अपना भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब संबोधित कर रहे थे कई बातें कही। देश के लिए आगे बढ़ने का अवसर है, ये उनकी तरफ से बात की गई, क्योंकि हम नई संसद की बात कर रहे हैं। और साथ ही आगे उन्होंने बोलते हुए ये भी कहा है कि संसद जो भी बात करेगा वो हमेशा पुरानी संसद की बात करेगा, लेकिन नई संसद में जब बात होगी तो 75 सालों को याद करके आगे बढ़ने का जो समय है उसको भी याद किया जाएगा। सही है, ये सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि आप, और वहीं लोकसभा में पीएम मोदी ने यह कहा कि मैं पहली बार जब संसद में आया था, एक सदस्य के तौर पर जब मैंने प्रवेश किया था संसद, तो शीश झुकाकर आगे बढ़ा था। उन्होंने अपने पुराने दिनों को भी याद किया और जो पल उन्होंने जिए संसद में उनको भी याद करते हुए देश के सामने कुछ बातें रखी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया, तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के दौर पक्की पर अपना शीश झुका करके और वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी पीएम के भाषण के बाद अपना भाषण दिया, यानी कि संबोधित किया लोकसभा में, और कई बातें कही, पुरानी बातें याद दिलवाई और सत्ता पक्ष को जमकर घेरा। आगे बढ़ाएंगे और देश आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचे। सर, चंद्रयान की बात हो रहे थे, आपको जानकारी देना चाहते हैं, 1946 में हमारे देश की आजादी के पहले ये नेहरू जी के नेतृत्व में एटॉमिक रिसर्च कमेटी बनाया गया था। 1948 से हमारे देश में ये नेहरू जी के नेतृत्व में हम सिर्फ आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आज की साइंस विज्ञान की तरफ हम आगे निकलते हुए हमें ये देश के लिए क्या किया सर? ये देश के लिए बनाया इसरो। विक्रम भाई साराभाई की अगुवाई में, नेहरू जी के दर्शन से
और वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि नेहरू का ये मानना था कि भारत में मजबूत विपक्ष की अनुपस्थिति का सीधा सीधा अर्थ यह है कि व्यवस्था में महत्वपूर्ण खामियां हैं। अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तो ये ठीक नहीं है। अब जब एक मजबूत विपक्ष है तो ईडी सीबीआई के माध्यम से उसे कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। नेहरू जी के विचार था मजबूत विपक्ष न होने का अर्थ है व्यवस्था में महत्वपूर्ण खामियां हैं। अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तो वो ठीक नहीं है, नेहरू जी का कहना। अब तो मजबूत विपक्ष है तो उसको ईडी सीबीआई कमजोर कैसा करना इधर है। अगर कोई है भी है इमीडिएटली उसको लेना, कमजोर करना, फिर वॉशिंग मशीन। अब बात है शशि थरूर की। उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने अपनी ओर से कहा है कि ये इमारत यादों से भरी इमारत है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि स्पष्ट हो गया है कि विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है, क्योंकि सरकार एक जगह से दूसरी जगह सभी को ले जा रही है, यानी पुरानी संसद से हम नई संसद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस बात की जानकारी मिली। This building is full of memories, as the Prime Minister also said. It's also full of history. It'll be a sad moment. Let's hope the new building has better facilities and more convenience for the members of Parliament, new technology, all of those things. We'll have to see. But still, it's always an emotional moment to leave an institution which is so full of history and so full of memories. I think we were all a bit confused as to why it was necessary, because in many ways a lot of the bills they're talking about could have been introduced later. और वहीं शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का कहना यह था कि जो ये सत्र बुलाया गया ये आनन फानन में बुलाया गया और कोई भी एजेंडा साफ तौर पर दिखाई भी नहीं देता। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उस बैठक में भी सवाल पूछा गया कि बताइए इस सत्र को आपने बुलाया तो क्यों बुलाया। इस पर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण बिल आने की बात जरूर कही जा रही है और उनमें से कुछ बिल ऐसे होंगे जिनका विरोध विपक्ष जरूर करता हुआ नजर आने वाला है। इस बात के संकेत भी दे दिए गए। सेशन बुलाया गया, स्पेशल सेशन जो बुलाया गया है वो आनन फानन में बुलाया गया है, विदाउट एजेंडा बुलाया गया है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार एजेंडा भी नहीं दे रही है, और कल भी जब मीटिंग हुई थी ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें यही जोर दिया गया था कि जो स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत पड़ी ये क्यों पड़ी और वो एजेंडा हमारे सामने साझा करें, पर केंद्र सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। और वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो अपनी ओर से बातें रखी सुशील गुप्ता ने और ये सीधे सीधे कह दिया कि हमें लगता था कि 75 साल पर चर्चा होगी और कुछ कहने को भी मिलेगा, लेकिन क्या नई शिक्षा नीति पर बात हुई? क्या इस पर बात हुई कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है? क्या इस पर बात हुई कि पीने का पानी क्या हर घर में मुहैया हो रहा है? सुशील गुप्ता ने बातों ही बातों में बीजेपी को खरी खोटी सुना दी और जैसे कि आम आदमी पार्टी के नेता करते हैं, उन्होंने सीधे सीधे सियासी निशाने साधे। देश के लोग चाहते थे कि 75 साल बीत जाने के बाद शिक्षा पे कितनी तरक्की हो पाई, चिकित्सा संस्थानें कितनी बन पाई, क्या हर घर को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल पाया, हर घर को बिजली मिल पाई। इन बातों पे चर्चा हो, युवक को रोजगार दे पाए क्या, इस विषय पे कोई चर्चा, कोई शब्द प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला। और वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। हमने कई बार पूछा कि सरकार क्या एजेंडा लेकर आ रही है, लेकिन सरकार ने यह बताने की जहमत तक नहीं उठाई। सिर्फ ये कहा गया कि 8 एजेंडे हैं, 8 मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। संजय सिंह ने कहा कि कौन से एजेंडे हैं, किस विषय पर चर्चा होगी, क्या ये बिल के रूप में आएंगे या चर्चा ही होगी, सवाल उनके सामने अब भी है। नई शुरुआत हो, प्रधानमंत्री जी और मोदी जी की सरकार नए विचारों और सोच के साथ देश में मोहब्बत का पैगाम लेके आगे बढ़े, ऐसी मैं शुभकामना भी देता हूं और ऐसी अपेक्षा सरकार से करता हूं। जहां तक इस सत्र का प्रश्न है, कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई
उसमें सरकार ने बताने तक की जरूरत नहीं समझी कि आखिर इस विशेष सत्र में क्या मुद्दे हैं, कौन सा एजेंडा है, किस विषय पे चर्चा होगी। अब सवाल यही पूछा जा रहा है कि मोदी सरकार बताए कि किस एजेंडे के तहत ये स्पेशल सेशन आपने बुलाया है। विपक्ष की ओर से सवाल पूछा जा रहा है। अब संसद के इसी विशेष सत्र पर नजर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी आने वाले जितना भी बड़ा समय है वो कांग्रेस पार्टी का होगा, सपना लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने विधानसभा चुनाव की तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन साथ ही नजर बनाए हुए थे इस विशेष सत्र पर। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या क्या बात हो रही थी, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही थी, कई एजेंडे की बात हो रही थी, लेकिन ऐसा कुछ एजेंडा दिखाई तो नहीं दिया। कम से कम उनको ऐसा लगता है। तो चलिए सुनवाते हैं भूपेश बघेल की तरफ से क्या कुछ कहा गया। तो उसमें तो कह रहे थे कि वन नेशन वन इलेक्शन और पता नहीं क्या क्या सारे सब्जेक्ट बताए थे, लेकिन एजेंडा में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो उसमें तो कह रहे थे कि वन नेशन वन इलेक्शन और पता नहीं क्या क्या सारे सब्जेक्ट बताए थे, लेकिन एजेंडा में तो ऐसा कुछ है नहीं। और केंद्रीय मंत्री प्रसाद की तरफ से यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि लोकतांत्रिक जितने भी मामले हम देखते हैं या लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है उसमें प्रतिपक्ष के नेता हमेशा ये कहते हैं कि अवधि ज्यादा होनी चाहिए, सत्र बुलाएं आप, और उसके समर्थक होते हैं नेता प्रतिपक्ष। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, उन्होंने कहा कि मैं पहली बार देख रहा हूं कि विपक्ष दिवालियापन अपना दिखा रहा है। 2-3 दशकों मैंने समझा है, हमेशा सत्ताधारी दल बैठकें घटाने का इतिहास रहा है अभी तक। अगर सरकार बुलाती है तो उसका अभिनंदन होना चाहिए। प्रतिपक्ष हमेशा बैठकें बढ़ाने का समर्थक रहा है। मैं पहली बार देख रहा हूं विपक्ष का दिवालियापन कि वो संसद सत्र बुलाए जाने पर आपत्ति कर रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होता। इसके लिए तो प्रधानमंत्री को बधाई मिलनी चाहिए। आजादी के 75 साल बाद अगर हम तत्काल के परिणाम 2 देखें, चंद्रयान 3 हो या फिर G20 की सफलता, हम नहीं कह रहे हैं, पूरी दुनिया उसका ढोल बजा रही है। आने वाले वक्त में कांग्रेस की बड़ी परीक्षा है। कांग्रेस के नेता इस परीक्षा को पास करवाने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक सचिन पायलट की बात करें तो वो भी नामपल्ली विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर यही बात कह रहे थे। उन्होंने ये दावा किया है कि तेलंगाना के जितने भी लोग हैं वो ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है, और तेलंगाना में भी जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें भी काफी कुछ फायदा कांग्रेस पार्टी जब करेगी जनता का, तो कांग्रेस पार्टी बड़ी साबित होकर दिखाएगी। और जो वायदे किए उसे भी पूरा किया जाएगा, जो गारंटी है उसे भी पूरा करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा आने वाले वक्त में जहां पर विधानसभा चुनाव है वहां पर कांग्रेस जरूर सत्ता में आएगी। कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने जो कल गारंटीज तेलंगाना के लोगों को प्रॉमिस किया है, उन सब गारंटीज को पूरा करने का काम हम तब करेंगे जब यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग, यहाँ की हमको चुनकर भेजेगी। कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से ध्यान है विशेष सत्र पर। कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि जो स्पेशल सेशन बुलाया गया ये काफी खास सेशन है। अब कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल की तरफ से भी बयान सामने आया। उनका कहना भी ये था कि अभी हम ये इंतजार कर रहे हैं कि सरकार का एजेंडा क्या है, जो छिपा हुआ एजेंडा है उस पर नजर बनी हुई है, और सहयोग भी किया जा रहा है कि सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार सरकार क्या करना चाहती है। 75 साल की यात्रा बहुत गौरवान्वित महसूस करवाने वाली यात्रा है, उसका भी जिक्र किया। और विपक्ष सिर्फ ये जानना चाहता है कि मोदी सरकार का मकसद विशेष सत्र को बुलाने का क्या है। What we have to say, still we are waiting the hidden agendas. Let the hidden agendas come, then only we will decide. Anyway, we are cooperating completely because we are really proud of the 71st year journey of our Indian parliamentary democracy. Certainly, therefore, we are all. बात करेंगे मध्य प्रदेश चुनाव की भी, क्योंकि इस समय शिवराज सिंह चौहान भी काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके कंधे पर जिम्मेदारी बड़ी है कि फिर से बीजेपी को सत्ता में ला जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा और ये भी कहा कि हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी और सनातन धर्म का अपमान कर दिया। ये इंडिया गठबंधन जो भी कहता है वो सबके सामने है। सनातन धर्म का अपमान किया गया, सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही गई है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से पूछा है कि कांग्रेस पार्टी बताए कि इस पर वो क्या जवाब देंगे। सोनिया गांधी बताए, राहुल गांधी बताए, कमलनाथ बताए और दिग्विजय सिंह भी बताए इस पर।
कि वो क्या कहना चाहते हैं और इस पर उनको बोलना भी चाहिए। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया। तो जवाब देना पड़ेगा। मैडम सोनिया गांधी बोलो, राहुल गांधी बोलो, कमलनाथ जी बोलो, दिग्विजय जी बोलो, क्यों बोलती बंद है? या तो उनको गठबंधन के बाहर निकालो या तुम भी सनातन धर्म का अपमान कर। 2024 में किसानों की भागीदारी कितनी बड़ी होने वाली है, राकेश टिकैत क्या इसका नेतृत्व करने वाले हैं? संकेत बड़े दे दिए गए, एक बार फिर से रिचार्ज हो गए हैं राकेश टिकैत। 2024 के लिए क्या वाकई में कुछ बड़ा सोच रहे हैं? लखनऊ में एक महापंचायत बुलाई गई थी, इसमें किसानों के मुद्दों को उठाया गया, राजनीति से जोड़ा गया और फिर से राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि आने वाले वक्त में जरूरत पड़ी तो वो आंदोलन या कोई अभियान किसानों के साथ मिलकर चलाने वाले हैं। राकेश टिकैत ने अपनी अहमियत फिर से बताने की कोशिश की है। सुनवाते हैं राकेश टिकैत की जुबान से क्या निकला। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भीड़ तंत्र ही उसकी समस्या का समाधान है। एक दिन का है। आ जाएगा कोई अधिकारी आओगा उसको ज्ञापन दे देंगे और कोई नहीं आओगा भाई अपना बात कहकर अपना चले जाएगा। ये तो हमारी मीटिंग है, सब जगह चलती रहती है। 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर एक असमंजस की स्थिति ये बनी हुई है कि क्या चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे और क्या समय से पहले भी चुनाव करवाए जा सकते हैं। बिहार में भी इस वक्त इसकी चर्चा है और राजनेता अपने अपनी तरीके से इस पर बयान दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी सवाल पूछा गया, अब तैयार हैं? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल्द लोकसभा चुनाव करवाने का फैसला चाहती है और हम हर तरह से तैयार हैं, हर समय तैयार हैं। सुनिए बिहार के मुख्यमंत्री को। क्या है, पूरे देश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं, तो पूरे देश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं तो जल्दी कराए ना। हम लोग तो वेट कर रहे हैं, जितना जल्दी करा दे उतना अच्छा है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। आप लोग तैयार हैं? कहा है ना, हम लोग हर समय तैयार है। जब भारत सरकार को अधिकार है जी, पार्लियामेंट का चुनाव थोड़ा पहले भी करा सकता है, तो जब करा दे जितना जल्दी अच्छा रहेगा। अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की कोशिश में चिराग पासवान लगातार अपनी कोशिशों में जुटे हुए हैं। बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर बड़े बड़े सपने देखने वाले चिराग पासवान एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने निशाने पर ले लिया। नीतीश कुमार को इतिहास याद दिलवाया और साथ ही जुबानी हमला करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि नीतीश कुमार ने पिछली बार चुनाव लड़ा तो वो एक सीट से हार गए थे, उसके बाद चुनाव लड़कर ना वे लोकसभा गए और ना ही विधानसभा। मुख्यमंत्री पता नहीं चुनाव से मेरे इतना डरते क्यों हैं। उनके दिमाग में दिन रात सिर्फ चुनाव चुनाव चुनाव, कब होंगे नहीं होंगे, पहले होंगे बाद में होंगे। भैया जब होंगे चुनाव आयोग बताएगा, आप कीजिएगा ना तैयारी। पर उनका डर भी स्वाभाविक है। जिन मुख्यमंत्री ने स्वयं व्यक्तिगत चुनाव लगभग पिछले 2 दशकों से नहीं लड़ा, मेरी पीढ़ी को तो कम से कम नहीं याद कि मेरे मुख्यमंत्री ने आखिरी बार चुनाव कब लड़ा था, और जो उनका आखिरी अनुभव था उसमें भी संभव था, अगर मेरी याददाश्त सही है तो एक सीट वो हार। हिमाचल प्रदेश में इस समय आपदा को लेकर सियासत बहुत ज्यादा गरमाई हुई है और यही वजह है कि जहां जहां हिमाचल के मुख्यमंत्री जाते हैं आपदा का जिक्र जरूर करते हैं, केंद्र सरकार को कोसते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह कहा है कि सभी मेंबर्स जो सीडब्ल्यूसी के थे उन्होंने ये माना कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ उसके बाद। मैं सभी सीडब्ल्यूसी के सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक प्रस्ताव पारित भी किया है और सरकार से यानी कि केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। सभी सीडब्ल्यूसी के सदस्यों का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, श्री राहुल गांधी जी का, श्री प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था है उसमें एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से ये अनुरोध किया है कि जो हिमाचल की आपदा है जिसको हिमाचल सरकार ने। और उसके बाद बात होगी हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की। हिमाचल प्रदेश में आपदा के मुद्दे पर विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने पहले तैयारी कर ली थी कि वो इस पर बोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। विधायक दल की बैठक के बाद भी यही संकेत मिल चुके थे और इस पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए, इस बात का भी जिक्र किया गया। आज विधायक दल की बैठक में हमने चर्चा की है और चर्चा करने के बाद निर्णय किया है
कि ये इतना महत्वपूर्ण विषय है जिस पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए सारे काम को छोड़ करके, और इसलिए हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है नियम 67 के अंतर्गत। और हम नहीं चाहते हैं कि सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव आए इससे पहले, कि हमने पहले ही अपनी ओर से स्थगन प्रस्ताव दे दिया है, क्योंकि अविलंब चर्चा की आवश्यकता है। ये सिर्फ रेजोल्यूशन ला करके ऐसा नहीं है, हमने चर्चा इसलिए मांगी है क्योंकि 400 से ज्यादा लोगों की जिंदगी चले, हजारों लोग हिमाचल प्रदेश में बेघर हो। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी क्या झाड़ू मार पाएगी अपने विरोधियों पर? बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय झाड़ू का असर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में चुनावी प्रचार करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं, मध्य प्रदेश की सरकार ने जनता को लूटने का काम किया, हमने दिल्ली में करके दिखाया, भ्रष्टाचार खत्म किया। पंजाब में सरकार आई, पूर्व मंत्रियों पर भी छापे मारे गए और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। मध्य प्रदेश सरकार का एक एक पैसा जनता के लिए है और जनता पर ही खर्च करके दिखाएंगे अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनती है मध्य प्रदेश में। भाई साहब, इन्हीं को पकड़ पकड़ के जेल में डालेंगे, इन्हीं के घर से इतना पैसा निकलेगा, आपकी बिजली भी मुफ्त हो जाएगी, शिक्षा भी मुफ्त हो जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार का एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च किया जाएगा, एक भी पैसे की चोरी नहीं होने देंगे, सारा पैसा आपके ऊपर खर्च होगा। ईमानदार पार्टी है हमारी। साल 2024 से पहले 2023 में बहुत कुछ हो रहा है और कुछ नेताओं की मुश्किलें तो और ज्यादा बढ़ गई। राजनीतिक तौर पर उनको निशाना भी बनाया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला है और ये जो चेहरा है आप देख पा रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है, जिनको राहत नहीं मिली है। कहां से? सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में दरअसल इन्होंने एक याचिका दाखिल करने का प्रयास किया। ईडी समन के खिलाफ ये याचिका दायर की गई। अब सुनवाई से साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। अब इसे हेमंत सोरेन के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं माना जा रहा है। कोर्ट ने यह कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, वहां पर याचिका दाखिल कीजिए, वहां पर सुनवाई कीजिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। अब हेमंत सोरेन ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपनी याचिका को वापस लेने का जो प्रयास किया था उसमें कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन उसकी ये कामयाबी नहीं है। उनके लिए नाकामी इसलिए हो रही है क्योंकि याचिका के दौरान उनको यह उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो उनको कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके विरोधी उन पर निशाना साधेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में मिली हार का अब मलाल बीजेपी को है। अब जिस तरह से काम हो रहा है वो सब कुछ देखा जा रहा है, लेकिन हरियाणा में बीजेपी ने फिर भी कमाल कर दिखाया था। हरियाणा की हम बात करें तो गठबंधन में सरकार बनाई थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ लगातार अपनी पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। और अब क्या हो रहा है? उन्होंने कहा है कि बेशक वो चुनाव हार गए, यानी अपनी बात कर रहे हो, लेकिन आने वाले वक्त में उनके अच्छे दिन जरूर आने वाले हैं, ये भी संकेत दिए। इसके बावजूद भी उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी ने उनके प्रति पूरा प्यार दिखाया है, ये सबको मालूम है। खूब प्यार दिया, चुनाव हारने के बाद भी मुझे नंबर 2 की कुर्सी पर बैठा दिया ना। कुर्सी 2 बनेगी तो एक खट्टर बैठे और एक में बैठे, गलत तो नहीं है। 2 कुर्सी बनती है तो ये 2 आदमी बैठते हैं, ये पूछ लो पार्टी की मीटिंग में। लेकिन भाई एक नंबर आगे तो चुप कर बैठे जा। जब हरियाणा में बिजली का मुद्दा क्या 2024 में बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? आजकल नेता इस पर बात करें। इसी को लेकर हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर गुर्जर ने अपनी ओर से कई बातें कही हैं। जिस तरह से विपक्ष के कुछ नेता इस पर सवाल उठा रहे तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बिजली का मुद्दा कोई मुद्दा है ही नहीं। सरकार 24 घंटे बिजली देने का प्रयास भी कर रही है और साथ ही इसके चलते लगातार बिजली की जितनी भी दिक्कतें परेशानी उनको भी दूर करने का काम किया जा रहा है। बाजार में जनरेटर और साथ ही इन्वर्टर की बिक्री भी कम हो गई है, ये भी उनकी ओर से दावा किया जाए। मेरी समझ में आजकल तो लोग अपने आप ही नहीं चलाते जनरेटर। अब बिजली इतनी है तो मैं आपसे कहता हूँ कि भाई हमारी सरकार से पहले जब आप बाजार में निकलते थे तो जगह जगह आपको जनरेटर चलते मिलते थे और इन्वर्टर वालों की बड़ी भारी सेल थी। लेकिन आज इन्वर्टर वाले भी बंद हैं और आज जनरेटर वाले भी बंद हैं, क्योंकि बिजली 24 घंटे है। तो अगर कहीं इस प्रकार की है तो हमारा प्रयास है, बिजली 24 घंटे है, कुछ ज्यादा जनरेटर की जरूरत अब बची नहीं है। लोग अपने आप ही नहीं चलाते, कहाँ जरूरत है जनरेटर की। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह का बीजेपी की तरफ झुकाव साफ साफ देखा जा रहा है। 2024 में अगर मौका मिला तो बीजेपी को ज्वाइन भी कर लेंगे, इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं।
आने वाले वक्त में अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर सकते हैं रणजीत सिंह, क्योंकि उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि चौधरी देवीलाल स्मृति दिवस पर एक बड़ी रैली वो करने जा रहे हैं और इस रैली में वो न्योता देंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। इन दोनों में से कोई भी इस रैली में शामिल हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि रैली बहुत बड़ी होगी, सिरसा या हिसार में ये रैली आयोजित की जा सकती है। फरवरी में एक रैली करूंगा बहुत बड़ी, जिसमें या तो प्रधानमंत्री जी आएंगे या अमित शाह जी आएंगे, मेरी बात होगी। फरवरी में वो मुझे देंगे, मैं एक रैली करूंगा, या हिसार होगा या सिरसा होगा। वो ऐसी रैली होगी कि आज तक ऐसी रैली नहीं हुई। वो मैं जो देवीलाल स्मृति दिवस के नाम से रैली करूंगा। बहुत कुछ होने वाला 2024 में, लेकिन ट्रेलर 2023 में दिखेगा, इसलिए बने रहिए खबरें तक के साथ। नमस्कार।